गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आप लोगों को चैप्टर नंबर 14 के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जो चैप्टर नंबर 14 है वो है आपके पास 3D वेक्टर। तो 3D वेक्टर के बारे में आज आप लोगों को हम बताएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक उसके अंदर है दिक् कोज्याएं एंड डायरेक्शन कोसाइन। चैप्टर नंबर 14 आपके पास 3D वेक्टर। थ्री वेक्टर के अंदर जो मार्किंग है बोर्ड के अंदर, आरबीएससी बोर्ड में जो मार्किंग है वो है 7 मार्क्स का चैप्टर है। ये एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का आएगा और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा, यानी टोटल 7 मार्क्स के यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा। 6 नंबर का जो क्वेश्चन बनेगा वो बड़ा आएगा यहाँ से। तो देखिए आप लोग, सबसे पहला टॉपिक जो हम यहाँ पर ले रहे हैं आज वो है अपने पास दिक् कोज्याएं। डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन होती क्या है, दिक् कोज्याएं होती क्या है। आप देख, किसी भी रेखाखंड द्वारा अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ, किसी भी रेखाखंड द्वारा अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ बनाए गए कोणों की कोज्या मतलब कोस थीटा उस रेखाखंड की दिक् कोज्या कहलाती है। यानी किसी भी रेखाखंड द्वारा अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाए जा रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर एक बात कर रहे हैं, कोई भी रेखाखंड है आपका, ये कोई भी रेखाखंड आप एक्स एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्स के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्स के साथ गामा एंगल बना रहा है। एक्स एक्स के साथ अल्फा, वाई एक्स के साथ बीटा और जेड एक्स के साथ गामा एंगल बना रहा है। अब ये जो जेड एक्सिस है ये क्या है कि यहाँ 3D है, तो ये जेड एक्सिस इस तरीके से नहीं है, वर्टिकल है इस तरीके से। तो आप ये एक्स एक्सिस है आपके पास, ये वाई एक्सिस है और ये आपके पास जेड एक्सिस है। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि एक्स एक्स की दिशा में इकाई सदिश आई कैप, वाई एक्स की दिशा में इकाई सदिश जे कैप और जेड एक्स की दिशा में इकाई सदिश के कैप। ये ओरिजिन पॉइंट है, मूल बिंदु है। ये आपके पास कोई भी पॉइंट पी ले लिया हमने, क्लियर है भाई। तो ओपी रेखाखंड एक्स एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्स के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्स के साथ गामा एंगल बना रहा है। तो इस रेखाखंड के लिए जो दिक् कोज्या है, दिक् कोज्या को जनरली हम डिनोट करते हैं। सबसे पहले तो आप दिक् कोज्या की परिभाषा लिख लेंगे। दिक् कोज्या होती क्या है, तो डेफिनेशन कई बार पूछ ली जाती है। किसी रेखाखंड द्वारा एक्स अक्षों की धनात्मक दिशा के साथ बनाए गए कोणों की कोज्या उस रेखाखंड की दिक् कोज्या कहलाती है। दिक् कोज्याओं को LMN से निरूपित करते हैं। दिक् कोज्याओं को किससे निरूपित करते हैं, LMN से निरूपित करते हैं। अब LMN क्या चीज है, यहाँ पर L की जो वैल्यू है वो है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाया जा रहा है उसकी कोज्या, कॉस अल्फा। M वाई एक्स की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाया जा रहा है उसकी कोज्या, और N जेड एक्स की धनात्मक दिशा के साथ जो कोण बनाया जा रहा है वो है अपने पास गामा, कोस गामा। ये एलिमेंट की वैल्यू है। तो दिक् कोज्याओं को एलिमेंट से डिनोट करते हैं। एल की वैल्यू एक्स एक्स की धनात्मक दिशा के साथ बनाए गए कोण की कोज्या, ये वाई एक्स के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है और जेड एक्स के साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है उनकी कोज्या। तो ये किसी रेखाखंड की दिक् कोज्या है। अब हम बात कर रहे हैं कि रेखाखंड जो है, अगर हम इसी के लिए यहां से एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा ध्यान दें कि ये कोई रेखाखंड है अपने पास P, ये O है, ये पॉइंट है, ये इस तरीके से आगे मूव कर रहा है, ये लाइन इस तरीके से आ रही है, ये P डैश ले लिया मैंने। अब आप देखिए यहां अल्फा एंगल बन रहा है, अल्फा एंगल बढ़ रहा है तो आपके पास ये एक्सिस की धनात्मक दिशा के साथ एंगल बढ़ रहा है, ये आपका मूल बिंदु है। तो ये एंगल कितने डिग्री का है, क्योंकि ये धनात्मक दिशा ये वाली, ये ऋणात्मक दिशा है, तो ऋणात्मक दिशा के साथ कितने डिग्री का एंगल बन रहा है,
पाई माइनस अल्फा, क्योंकि ये अल्फा है, टोटल एंगल बनेगा 180 डिग्री का, तो 180 में से अल्फा माइनस कर दिया तो 180 माइनस अल्फा। क्लियर है? यानी अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे ये ओपी रेखाखंड के लिए मैंने दिक्कोज्जय बताई अभी, मैं यहां पर बात कर रहा हूं ओपी रेखाखंड की दिक्कोज्जय। ओपी रेखाखंड के लिए दिक्कोज्जय हमें बताइए आप लोगों को, एलएमएन कितने आ गए अपने पास, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ये ओपी रेखाखंड के लिए है, ओपी रेखाखंड की डायरेक्शन में। अगर हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, हम इस डायरेक्शन के लिए बात कर रहे हैं ओपी डेज के लिए, तो ओपी डेज के लिए आप देखिए कि आपका जो एंगल बन रहा है ये कितना गया, पाई माइनस अल्फा। अभी तो ओपी रेखाखंड इस डायरेक्शन में हमने दिक्कोज्जय निकाले, अब अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं दिक्कोज्जयों की बात करूं तो आप देखिए ओपी डेज रेखाखंड की दिक्कोज्जय, तो यहां पर आपके पास कंडीशन क्या है कि जो एंगल है वो चेंज हो गया है। भाई हमने बोला एक्सिस की धनात्मक दिशा के साथ बनाएंगे कोण की कोज्जय, लेकिन अब डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो एक तो सीधा सीधा है कि एंगल, आप जिस कंडीशन है कि यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, पाई माइनस अल्फा, एक्स अक्ष के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रही है, पाई माइनस अल्फा, तो ये आ जाएगा अपने पास कॉस पाई माइनस अल्फा। और दूसरा सेम इसी तरीके से बीटा के साथ कितना डिग्री का एंगल बन रहा था, बीटा सॉरी यहाँ पर वाई एक्स के साथ बीटा एंगल, तो अब अपने पास एंगल कितना बन रहा है, पाई माइनस बीटा, यानी वाई एक्स के साथ अब कितना डिग्री का एंगल बना रही है डायरेक्शन, ओपी डेज, तो पाई माइनस बीटा। और सेम यही कंडीशन गामा एंड जेड एक्सिस के लिए, तो जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना बना रहा था, गामा, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई माइनस गामा। तो अपने पास कितना रहेगा, पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो ये आ जाएगा माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा और माइनस कॉस गामा। यानी जैसे ही हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आपके जो डायरेक्शन कोसाइन है उनके साइन चेंज हो जाएंगे। जैसे ओपी रेखाखंड के लिए आ रहा था एलएमएन, तो ओपी डेस रेखाखंड के लिए क्या आ जाएगा, माइनस एल माइनस एल माइनस एल, साइन चेंज हो जाएगा। यानी एक रेखाखंड के लिए डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे, एक सेम दिशा के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो यूनिक होते हैं, अद्वितीय होते हैं, लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। जनरली हम क्या करते हैं, जब डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात करते हैं तो कहीं प्लस माइनस आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो प्लस माइनस का मतलब क्या है कि पॉजिटिव जो साइन है ये तो है पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए, और नेगेटिव जो साइन है वो है नेगेटिव डायरेक्शन के लिए। तो किसी भी रेखाखंड के लिए जो आपके पास डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, दिक्कोज्जय होती है, वो अद्वितीय होती है, यूनिक होती है। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो माइनस का चिन्ह है। अब आप देखिए हम बात कर रहे हैं दिक्कोज्जाओं में संबंध। दिक्कोज्जाओं में संबंध क्या होता है, दिक्कोज्जाओं में संबंध है, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन। देखिए भाई ये कोई रेखाखंड है अपने पास जिसमें मैंने पॉइंट ले लिया x1 y1 या फिर xy z भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं, xy z ये मूल बिंदु है, एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्स के साथ एंगल बना रहा है बीटा। यहां से अगर मैं ये पोजीशन बताना चाहूँ तो आप देखिए, और इधर से ये पोजीशन बताना चाहूँ तो ये तो आ गया अपने पास y कोऑर्डिनेट, ये आ गया अपने पास x कोऑर्डिनेट। भाई ये जो x निर्देशांक है तो y एक्स से कितनी दूरी है ये x निर्देशांक अपना बताएगा, और ये x एक्स से कितनी दूरी पर है ये y निर्देशांक बताएगा। यानी ये डिस्टेंस आपके पास जो आएगी ये y आएगी यहाँ से, तो ये y है तो ये भी y है, और ये x है तो ये भी x है। और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस ओपी डिस्टेंस है। ऐसे ही जेड एक्सिस से बात करेंगे, लेकिन जेड एक्सिस के लिए यहाँ पर 3D है तो हम शो नहीं कर पाएंगे इसको। आप देखिए सबसे पहले ओपी डिस्टेंस हम निकाल रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। 3D के अंदर फॉर्मूला पढ़ा है आप लोगों ने, x2 - x1 का होल स्क्वायर
y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो आपके पास कितना है, OP इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए इसमें से ये माइनस करेंगे, ओ मूल बिंदु है 0 0 0, तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 तो x स्क्वायर ही आएगा, y माइनस 0 y स्क्वायर आएगा और z माइनस 0 z स्क्वायर आएगा। ये OP की वैल्यू आ रही है अपने पास। ये इक्वेशन नंबर ले ली मैंने फर्स्ट। अब आप यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ सोल्व करते हैं, आपके पास ये कंडीशन, ये ट्रायंगल ले रहे हैं हम, त्रिभुज, ये पॉइंट दे रहा हूं मैं A, ये P है और ये पॉइंट दे दिया B, यानी पहली कंडीशन हम ले रहे हैं त्रिभुज OAP में। OAP त्रिभुज में देखिए आप लोग, आपके पास cos अल्फा, ये cos अल्फा है, ये आधार है भाई, इस एंगल के लिए ये आधार है और ये क्या है, कर्ण है। तो आप देखिए cos अल्फा आधार बटा कर्ण, तो आपके पास कितना है, cos अल्फा आधार कितना है x और कर्ण कितना है OP। तो अब आप देखिए यहां से कि आपके पास ये इक्वेशन ले लिया हमने फर्स्ट। अब सेम इसी तरीके से देखिए त्रिभुज OBP में, OBP में देखें आप लोग, cos बीटा, इस बीटा के लिए ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, तो cos बीटा आधार बटा कर्ण मतलब y बटा OP, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और सेम इसी तरीके से, इसी प्रकार z एक्सिस के लिए, क्योंकि आपके पास x एक्सिस के लिए हम ले रहे हैं अल्फा एंगल तो x अपॉन OP आ रहा है, y एक्सिस के लिए ले रहे हैं बीटा एंगल तो y अपॉन OP आ रहा है, z एक्सिस के लिए अगर हम बात करेंगे तो cos गामा इज इक्वल टू z अपॉन OP। ये इक्वेशन नंबर थर्ड, यानी cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा की वैल्यू हमारे पास आ रही है। तीनों इक्वेशनों को वर्क करके जोड़ रहे हैं, समीकरण 1 2 व 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, वर्ग करके जोड़ेंगे तो आपके पास कितना है, देखिए cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा और cos स्क्वायर गामा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन OP का स्क्वायर। भाई जो कंडीशन बनेगी, चलो एक बार आप लिख दीजिए अलग अलग, x स्क्वायर अपॉन OP का होल स्क्वायर, देखो पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन y स्क्वायर अपॉन OP का होल स्क्वायर और z स्क्वायर अपॉन OP का होल स्क्वायर। तो आप देखिए ये बन जाएगा l स्क्वायर, क्योंकि ये cos अल्फा l के इक्वल दिया था हमने, ये m स्क्वायर और ये n स्क्वायर, यहाँ OP का स्क्वायर और ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। इसको इक्वेशन हम दे रहे हैं A। अब आप देखिए l स्क्वायर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर, ये जो इक्वेशन थी, इस इक्वेशन से देखिए OP का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो OP का स्क्वायर और इधर से अंडर रूट हट जाएगा, मतलब इसकी जगह हम OP का स्क्वायर रख सकते हैं, OP स्क्वायर अपॉन OP स्क्वायर। तो ये आ जाएगा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है दिक्कोजाओं के लिए, यानी दिक्कोजाओं के वर्गों का योगफल हमेशा किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है। तो दिक्कोजाएं सबसे पहले क्या होती हैं उस चीज के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। धनात्मक दिशा में प्लस, ऋणात्मक दिशा में माइनस आ जाएगा। किसी भी रेखाखंड के लिए जो दिक्कोजाएं होती है वो यूनिक होती हैं। उसके बाद किसी रेखाखंड के दिक्कोजाओं में क्या रिलेशन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। ये हमारे पास दिक्कोजाओं की कंडीशन आ गई है। अब हम बात कर रहे हैं दिक् अनुपात, इसकी बात कर रहे हैं दिक् अनुपात। देखें भाई, डायरेक्शन रेशो, दिक् अनुपात, डायरेक्शन रेशोज। तो किसी भी रेखाखंड के लिए दिक् अनुपात क्या होते हैं, दिक् अनुपात दिक्कोजाओं के समानुपाती संख्याएं होती है। दिक् अनुपात दिक्कोजाओं के समानुपाती संख्याएं होती हैं। और दिक् अनुपात जो किसी भी रेखाखंड के लिए होते हैं वो
इनफाइनाइट हो सकते हैं। यहाँ पर जैसे अभी हमने बताया था किसी भी रेखाखंड की दिक्कोजाएं यूनिक होती है, अद्वितीय होती है। जैसे एक डायरेक्शन के लिए बात कर रहे हैं तो दिक्कोजाएं फिक्स होती है, लेकिन दिक् अनुपात जो होते हैं वो एक रेखाखंड के लिए कितने भी हो सकते हैं, यानी दिक्कोजाओं की समानुपाती संख्या क्या होता है, दिक् अनुपात होता है। दिक् अनुपात को जनरली हम डिनोट करते हैं स्मॉल a b c से, दिक् अनुपात को a b c से निरूपित किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली कंडीशन कि L समानुपाती A, क्योंकि दिक्कोजाएं भी समानुपाती, तो यहाँ से हमारे पास आ गया L इज इक्वल टू लैम्डा A। तो यहाँ से लैम्डा जो है वो समानुपाती स्थिरांक ले रहे हैं हम, तो यह आ जाएगा आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू L अपॉन A। सेम यही कंडीशन M समानुपाती B, तो यह आ जाएगा अपने पास M इज इक्वल टू लैम्डा B। तो M अपॉन ये लैम्डा की वैल्यू यहां से निकाल लें, लैम्डा इज इक्वल टू M अपॉन B। और N समानुपाती C, तो यह आएगा N इज इक्वल टू लैम्डा C, तो यह आएगा N अपॉन C इज इक्वल टू लैम्डा। अब आप देखिए यहां से आपके पास n समानुपाती c है, n इज इक्वल टू लैम्डा c, n अपॉन c इज इक्वल टू लैम्डा। तीनों इक्वेशन में देखिए आप, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, तीनों इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या है, समीकरण 1, 2 व 3 से, 1, 2 व 3 से अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा L अपॉन A, M अपॉन B और ये आ रहा है N अपॉन C। आप देखिए यहां से एक रेशियो आ रहा है, अनुपात समानुपात के नियम से एक कंडीशन बनती है कि 3 रेशियोज हैं अपने पास, 3 अनुपात हैं, उन 3 अनुपात को हम तीनों के जो अंश हैं उनके वर्गों का योगफल का अंडर रूट m² प्लस m² प्लस n² अपॉन तीनों के हरों के वर्गों का योगफल, तीनों के हरों के वर्गों का योगफल का अंडर रूट, यानी इनका जो रेशियो आएगा वो भी इनके रेशियो के इक्वल ही आएगा। छोटा सा एग्जांपल लेकर हम इस चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए 1/2, 2/4, ये भी 1/2 ही आ रहा है, और ये 3/6, ये भी कितना 1/2 ही आएगा। आप देखिए अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, और नीचे देखिए आप लोग 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और ये 36। आप देखिए 9, 4, 13 और 1 14, और यहाँ पर देखिए भाई ये आ जाएगा अपने पास 20 और ये 56। 56 को आप लिख सकते हैं 4 यानी 2 अंडर रूट 14, यानी 56 को आप लिख सकते हैं 4 इंटू 14, 4 गुणा 14, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा और 14 जो है अंडर रूट के अंदर रहेगा, ये कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास क्या रहा है 1/2 ही आ रहा है। इनका रेशियो भी 1/2 ही था, इसको सॉल्व किया तो इसका रेशियो भी कितना रहा है 1/2 ही आ रहा है। तो ये अनुपात समानुपात का नियम है कि अगर 3 रेशियोज अपने पास है तो उन तीनों के अंशों का वर्गों का योगफल कीजिए, उसका अंडर रूट लगा दीजिए, और हरों के वर्गों का योगफल करके अंडर रूट लगा दीजिए, उनकी जो वैल्यू आएगी, उनका जो रेशियो आएगा, अनुपात आएगा, वो भी इनके बराबर ही आएगा। तो अब आप देखिए यहां से, तो अगर हम यहां से सॉल्व करते हैं L अपॉन A, M अपॉन B और ये N अपॉन C, यहां से कितना रहा है, ये आ जाएगा +-1 और ये आ जाएगा अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C²। आप देखिए यहां से L की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, क्योंकि A अपॉन में है, ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा। एक बार तो इस पार्ट को और इस पार्ट को इक्वल पुट कर रहा है, यानी ये दोनों पार्ट जब इक्वल आएंगे तो यहां से L की वैल्यू निकल जाएगी। L की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, A अपॉन अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C², ये L की वैल्यू आ गई है। M की वैल्यू B, इसको इस पार्ट को ले रहे हैं हम, तो B अपॉन में मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये आ जाएगा B अपॉन अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C², तो ये अपने पास आ जाएगा n की वैल्यू। और एक बार n की वैल्यू ये प्लस माइनस C अपॉन अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C², ये वैल्यू आ जाएगी, यानी L M N की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहां से। तो ये कहां फॉर्मूला लगाएंगे कि जब आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया जाए, दिक् अनुपात दे दिया जाए और आपसे दिक्कोजाएं पूछी जाए, यानी अनुपात दे दिए जा रहे हैं और आपसे दिक्कोजाएं पूछी जा रही हैं, उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे भाई, ये फॉर्मूला लगाएंगे।
एन प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एल की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से एन की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से एन की वैल्यू हो जाएगी। एंड दिक को जो हम निकाल सकते हैं फॉर्मूला की सहायता से। अब आप देखिए, कोई भी वेक्टर है हमारे पास, आर वेक्टर ले लिया हमने, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये वेक्टर ले लिया, कोई भी सिंपल वेक्टर है। आप देखिए, अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालूंगा, यूनिट वेक्टर यानी आर की दिशा में इकाई सदिश, इकाई सदिश निकालेंगे, आर के सदिश अपॉन सदिश का परिमाण, तो आर के सदिश कितना रहेगा ए के, और परिमाण कितना रहेगा अंडर रूट आर का परिमाण ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। आर के इज इक्वल टू सदिश अपॉन सदिश का परिमाण, अब देखिए अलग अलग डिवाइड कर रहा हूं, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आई के, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर जे कैप, और सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के कैप। अब देखिए बेटा, आर के इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है अभी जस्ट हमने फॉर्मूला से डिफाइन कर दी है। एबीसी क्या है यहाँ, सिंपल अगर आपके पास सदिश दे रखा है, उसमें आई कैप जे कैप और के कैप के जो गुणांक होते हैं वो दिक अनुपात के फॉर्मेट में रहते हैं। सिंपल सदिश है, कोई भी सिंपल वेक्टर है, उस वेक्टर में आई कैप जे कैप और के कैप के जो गुणांक हैं वो गुणांक हमारे क्या होंगे, दिक अनुपात के फॉर्मेट में होंगे। लेकिन अगर इकाई सदिश के फॉर्मेट में हम निकाल रहे हैं, इकाई सदिश के फॉर्मेट में क्या आएगा, देखिए ये वैल्यू अभी मैंने फॉर्मूले से डिफाइन कर दी थोड़ी देर पहले ही, ये वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू है, एल आई कैप और एम जे कैप और ये एन के कैप, यानी इकाई सदिश के फॉर्मेट में जो आपके पास आई कैप जे कैप और के कैप के गुणांक रहेंगे वो गुणांक दिक्कोज्जय होती है। नॉर्मल वेक्टर में दिक अनुपात और इकाई सदिश में जो आई कैप जे कैप के कैप के गुणांक होते हैं वो क्या होती हैं, दिक्कोज्जय होती है। क्या होती है, दिक्कोज्जय। तो ये आपके पास आर कैप की वैल्यू आ गई है। और कई बार ये फॉर्मूले हम काम में ले सकते हैं, जैसे आपको यूनिट वेक्टर दे दिया जाएगा, यूनिट वेक्टर आपको पूछा जाएगा, उसका परिमाण आपको दे दिया जाएगा और आपसे सदिश पूछा जाएगा, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से, जैसे यूनिट वेक्टर डायरेक्ट नहीं मिलेगा आपको क्या मिलेगा कि एक सदिश या एक सदिश जिसके दिक्कोज्जय एल एम एन है, एक सदिश जिसकी दिक्कोज्जय एल एम एन है, एल एम एन की वैल्यू गिवन मिलेगी आपको, दी हुई रहेगी, और आपको कहेगा कि इसका परिमाण कितना है, परिमाण 2 इकाई 3 इकाई जो भी है परिमाण आपको बोल दिया जाएगा। इस सदिश को ज्ञात करना है, इस सदिश को ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए आर कैप निकाल लेंगे हम कैसे, क्योंकि आर कैप किससे निकल जाएगा, दिक्कोज्जय दी हुई रहेंगी क्वेश्चन में, तो आर कैप एल आई कैप एम जे कैप एन के कैप आर कैप आ जाएगा। आर कैप आने के बाद ये फॉर्मूला जो आपको नजर आ रहा है, ये आर कैप की वैल्यू दिक्कोज्जय की सहायता से आ जाएगी, आर का परिमाण दे दिया जाएगा और आर वेक्टर आपको निकालना है, मल्टीप्लाई में डिवाइड बाय जाएगा, तो सदिश आर आप यहां से निकाल सकते हैं आसानी से। तो आज के लेक्चर में जो हमने आपको बताया है, इस लेक्चर में हमने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि दिक्कोज्जय क्या होती है, दिक्कोज्जय में क्या रिलेशन होता है, उसके बाद हमने आप लोगों को बताया है कि दिक अनुपात क्या होते हैं, दिक अनुपात और दिक्कोज्जय में क्या रिलेशन होता है, और इकाई सदिश किसके फॉर्मेट में रहता है, किसके पदों में रहता है, और सिंपल सदिश किसके पदों में रहता है। यानी ये 3 टॉपिकों के बारे में हमने आप लोगों से डिस्कशन किया है। कल हम फर्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे 14.1, तो 14.1 के बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो आज के लेक्चर में हम केवल जो थ्योरी है फर्स्ट एक्सरसाइज की एक्सप्लेन कर रहे हैं, छोटी सी एक्सरसाइज, कल उसके बारे में बताएंगे और आगे के क्वेश्चन हम आगे कंटिन्यू करेंगे।